हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पर खुश होंगे। स्वागत है आपका सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शीतल चौहान आपको हिंदी की क्लास देती हूँ। तो दोस्तों, रेगुलर हम हिंदी की क्लासेस को ले रहे हैं। हिंदी की क्लासेस में हम वर्णमाला के टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला के टॉपिक को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक वर्णों से रिलेटेड छोटा सा चैप्टर है जिसे मैं आपको कराने जा रही हूँ। छोटा सा टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से आप इस क्लास को लीजिए। और दोस्तों, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारे चैनल पे जो हम वीडियोस बना रहे हैं, वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। और इस अभी अभी जल्दी में आपका पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए हमारी वीडियो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। पुलिस के एग्जाम के लिए मैं गारंटी लेती हूँ आपसे। एक एक दो तीन क्वेश्चन के लिए तो मैं नहीं कहती कि थोड़ा इधर आधा से आ जाए, लेकिन रेगुलर अगर आप हमारी क्लास लेंगे तो वीडियोस आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। तो दोस्तों, एक बात आप मुझे बताइए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो भाई उसको करने के लिए हम प्रयास करते हैं या नहीं? प्रयास करते हैं। कोई भी काम हम बिना प्रयास के तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं, वर्णों को उच्चारित करने की जो हमारी रीति है, जो ढंग है, उसे ही प्रयत्न कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रयत्न। भाई, जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ प्रयत्न तो उच्चारण करने में लग रहा है। कुछ ना कुछ प्रयास करके तो हम वर्णों को उच्चारित कर पा रहे हैं। अगर हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, अगर हम कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम वर्णों का उच्चारण कैसे कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए, अगर मैं का को बोलना ही नहीं चाहती, अगर मैं का को बोलना ही नहीं चाहती, तो मैं का को कैसे उच्चारित कर पाऊंगी? नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसी प्रकार वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार का। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो। चीख चीख के याद कर लीजिए सब। दो। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर वन, पहला होता है हमारा, क्या होता है पहला हमारा? पता है किसी को? अभ्यांतर प्रयत्न। क्या होता है हमारा? अभ्यांतर प्रयत्न। अब ये अभ्यांतर प्रयत्न है क्या? अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? प्रयत्न का मतलब प्रयास सभी जानते हैं, और अभ्यांतर मतलब अंदर की ओर। अगर आपसे कोई इसका शाब्दिक अर्थ पूछने लगे तो अभ्यांतर का शाब्दिक अर्थ है अंदर की ओर। ये भी आप याद रखेंगे। अभ्यांतर का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंदर की ओर। अंदर की ओर, ये आभ्यंतर का शाब्दिक अर्थ है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्णों का वर्गीकरण जो हम पढ़ते हैं वो प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक मैंने अभी अभी लिखा है अभ्यांतर प्रयत्न। क्या लिखा है? अभ्यांतर प्रयत्न। और दूसरा हमारा होता है क्या होता है दूसरा हमारा? बाह्य प्रयत्न। क्या होता है दूसरा दोस्तों हमारा? बाह्य प्रयत्न। क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। बाह्य का मतलब बाहर की ओर। बाह्य का मतलब बाहर की ओर। बाह्य शाब्दिक अर्थ बाहर की ओर। तो दोस्तों, ये तो है हमारे दो प्रकार प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। अब आभ्यंतर प्रयत्न में भी हमारे कुछ प्रकार हैं। अब आपसे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बना कि वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो आपका आंसर होगा दो। अब ठीक उसी तरह आपसे पूछा जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा चार।
आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4। ये आ सकता है क्वेश्चन। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4। जब दोस्तों डायरेक्ट वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो पूरी पूरी संभावना रहती है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की, इसीलिए मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसा ना हो कि हम कुछ छोड़ दें और वहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, फिर आप कहें अरे मैम ने तो ये कराया ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको सभी टॉपिक क्लियर करा दूं, जिससे आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो या एग्जाम्स में आने वाली जो परेशानियां हैं उनका सामना आपको ना करना पड़े। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, आभ्यंतर प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अब हमसे बन जाता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 4 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के। आइए सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकारों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखा करें तो आपके हाथ में कॉपी पेंसिल जरूर होनी चाहिए। आप इसको नोट करेंगे और मुझे आप रेगुलर सुन रहे हैं वीडियोस देखकर, तो मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं या मेरे द्वारा जो लिखी गई बातें हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सारा का सारा सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। अब हम आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकारों को पढ़ेंगे। किसके प्रकारों को पढ़ेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न। दोस्तों नाम थोड़े से कठिन है, नाम थोड़े से कठिन है, लेकिन क्या करें, नाम को तो हम बदल ही नहीं सकते। भाई किसी चीज के ढंग को तो हम बदल सकते हैं सिखाने के आपको, लेकिन किसी चीज के नाम को हम नहीं बदल सकते। तो इसके जो प्रकार हैं वो 4 हैं। 4 प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं आप सबको लिख लीजिए ध्यान से। दोस्तों 4 प्रकार हैं हमारे। पहला प्रकार है हमारा विव्रत प्रयत्न। क्या है? विव्रत प्रयत्न। पहला प्रकार विव्रत प्रयत्न। दूसरा है हमारा स्पृष्ट प्रयत्न। क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न। तीसरा है हमारा ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट। क्या है तीसरा हमारा? ईषद स्पृष्ट। और चौथा है हमारा ईषद विव्रत। ईषद विव्रत। क्या है चौथा हमारा? ईषद विव्रत। तो पहला है हमारा विव्रत प्रयत्न, दूसरा है हमारा स्पृष्ट प्रयत्न, तीसरा है हमारा ईषद स्पृष्ट और चौथा है हमारा ईषद विव्रत। आइए एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि भाई ऐसा निम्नलिखित शब्दों में से ऐसा कौन सा है जो आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, जो आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। मान लीजिए इन चारों में से कोई 3 आपको दे दिए और एक नहीं है, तो जब इन चारों के नाम आपको पता होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ बोलिए, विव्रत प्रयत्न, विव्रत प्रयत्न, दूसरा है आपका स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न, तीसरा है हमारा ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और चौथा है हमारा ईषद विव्रत। चौथा हमारा क्या है? ईषद विव्रत। तो दोस्तों अब विव्रत का विव्रत प्रयत्न में होता क्या है? भाई विव्रत प्रयत्न में होता क्या है? विव्रत प्रयत्न में क्या होता है, हमारा मुख द्वार खुलता है। मुख का जो द्वार है वो हमारा खुलता है, यानी कि मुख द्वार खुलना विव्रत प्रयत्न। अब विव्रत प्रयत्न के अंदर आ क्या जाएगा? दोस्तों विव्रत प्रयत्न के अंदर हमारे सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी स्वर। अब देखिए जैसे आप स्वरों को उच्चारित करेंगे, ए आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अण, उसके लिए आपको
ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा मुंह खोलना है, लेकिन देखिए हमारा मुख द्वार खुल रहा है जब हम उनको उच्चारित कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम अपने होठों को बंद करके और उनका उच्चारण करें, नहीं। तो विव्रत प्रयत्न में क्या हो रहा है, हमारा मुख द्वार खुलता है। इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, सभी स्वर। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब क्या होता है, इस प्रश्न का मतलब होता है छूना। इस प्रश्न को आप स्पर्श से भी याद रख सकते हैं। स्पर्श पढ़ा है ना आपने, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस प्रश्न को आप स्पर्श से भी याद रखते हैं। तो इसका मतलब होता है छूना, जो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर बाहर निकल रहे हैं जब हम उनका उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे आ जाते हैं का से माँ तक के व्यंजन। क्या आ जाते हैं, का से माँ तक के सभी व्यंजन, सभी व्यंजन। अब आ जाता है हमारा ईषद स्पष्ट। दोस्तों ईषद स्पष्ट में क्या होता है, ईषद स्पष्ट में जो हमारा मुख द्वार है उसके जो भाग हैं, उसके कोई ना कोई से भाग को क्या थोड़ा स्पर्श होता है, कोई ना कोई सा भाग हमारा थोड़ा स्पर्श होता है। तो ईषद का मतलब है थोड़ा स्पर्श होना। ईषद का मतलब क्या है, थोड़ा स्पर्श होना, थोड़ा स्पर्श यानी कि थोड़ा छूना। तो इसमें हमारे दोस्तों क्या आ जाएंगे, इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसमें हमारे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो कि कितने होते हैं, वर्णमाला में हमने पढ़ा है चार। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। अब आ जाता है हमारा ईषद विव्रत। ईषद विव्रत। तो ईषद विव्रत में भी हमारा क्या होता है, थोड़ा मुख द्वार खुलता है। क्या खुलता है, थोड़ा मुख द्वार खुलता है। थोड़ा मुख द्वार खुलना, थोड़ा मुख द्वार खुलना। इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे, ऊष्म व्यंजन, जो कि कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, श, श, से और है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए आपको दे देंगे इनमें से कौन सा विव्रत प्रयत्न नहीं है, उसमें तीन आपको स्वर दे दिए, एक व्यंजन दे दिया। अरे भाई जो व्यंजन है वही आंसर नहीं है, वही हमारा विव्रत प्रयत्न नहीं है। ऐसे ही इस प्रश्न प्रयत्न, का से माँ तक के तीन दे दिया आपको, का से माँ तक में कोई से भी वर्ण, और आपको एक स्वर दे दिया, तो भाई स्वर हमारा स्पष्ट प्रयत्न में नहीं आता। ईषद स्पष्ट में हमारा तीन दे दिया आपको अंतस्थ व्यंजन के, और एक आपको ऊष्म व्यंजन का दे दिया। अरे भाई ऊष्म व्यंजन तो ईषद विव्रत में आता है। आपको याद आ जाएगा, अरे भाई मैम ने तो पढ़ाया था कि ऊष्म व्यंजन हमारा किसके अंतर्गत आता है, ईषद विव्रत के। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाह्य प्रयत्न। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार बताए मैंने आपको, दो। कितने प्रकार बताए दोस्तों, दो। उन दो में भी पहला कौन सा है, पहला कौन सा है हमारा, घोषत्व के आधार पर। कौन सा है पहला हमारा, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजन में मैं आपको घोष अघोष पढ़ा चुकी हूँ। व्यंजन में मैं आपको घोष अघोष पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि हमने सिर्फ व्यंजनों को पढ़ा था, बाकी जो हमारे स्वर बचे, अंतस्थ व्यंजन बचे, ऊष्म व्यंजन बचे, उसमें से हमें देखना है कि अघोष में कौन सा आता है और सघोष में कौन सा आता है। तो पहला है जो प्रकार है हमारा इसका है, वो है घोषत्व के आधार पर। क्या है, घोषत्व के आधार पर। तो कौन सा है, या तो हम घोष कह दें या हम सघोष कह दें, बात हमारी एक ही है। या तो हम घोष कह दें या हम सघोष कह दें। दूसरा है हमारा अघोष। दूसरा हमारा क्या है, अघोष। क्या है दूसरा हमारा, अघोष।
तो दोस्तों घोष में क्या आ जाएगा? घोष और सघोष में हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा? घोष मैंने आपको पढ़ाया था, घोष या सघोष एक ही बात है। उसमें हमने पढ़ा था 345। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 345। तो दोस्तों 345 यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन लिख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन। ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाई 345 हमारा सघोष में आता है। अब सघोष में ही दोस्तों हमारे क्या आ जाते हैं? सभी स्वर। सभी स्वर, सभी स्वर भी हमारे सघोष में आ जाते हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। भाई बार बार हम अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमारी जीवा पर रटे हुए होने चाहिए ये। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व। और जी ऊष्म व्यंजन का यहाँ पर है, ऊष्म व्यंजन का सिर्फ है, ऊष्म व्यंजन का है भी सघोष के अंतर्गत आता है। और हमारा इसमें हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन, सभी स्वर हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, और हमारे ऊष्म व्यंजन का है हो गया। और हमारा इसमें दोस्तों अयोग वहा का, अयोग वहा का हमारा क्या आ जाता है इसमें? भाई विसर्ग आ जाता है। अयोग वहा का क्या आ जाता है इसमें? विसर्ग। तो दोस्तों ये हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन है, और अयोग वह अंक। अब बाकी जो बचा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? बाकी जो बचा वो हमारा अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जो बचा वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? बाकी हमारा अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। अरे अब भाई बचा क्या? भाई बचा क्या? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा ले लिया, तो हमें क्या बचा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन बच गया है अभी तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। दोस्तों इसमें हमारा अयोग वहा का, सॉरी, इसमें हमारा अयोग वहा का अंग आएगा। हाँ, अयोग वहा का जो विसर्ग है वो हमारा अघोष के अंतर्गत आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन हो गया। ठीक है, सभी स्वर हमारे सघोष में हो गए तो अघोष में आएंगे नहीं। अंतस्थ व्यंजन हमारा सघोष में हो गया तो अघोष में आएगा नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, ऊष्म व्यंजन का हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? ऊष्म व्यंजन का दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? ऊष्म व्यंजन का हमने यहाँ पर सिर्फ है लिखा है। क्या लिखा है? ऊष्म व्यंजन का हमने यहाँ पर सिर्फ है। तो भाई ऊष्म व्यंजन में हमारे अभी 3 वर्ण और बचे हैं। ऊष्म ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, श और स। ये तीनों हमारे किस में आ जाएंगे? अघोष में। अब हमारा अयोग वहा, एक अयोग वहा तो हमारा यहाँ हो गया, और यहाँ पर हमारा अघोष में अयोग वहा आ जाएगा। कौन सा वाला? विसर्ग वाला। कौन सा वाला दोस्तों? विसर्ग वाला। वो गलती से मैंने उसमें लिख दिया था। तो सघोष के अंतर्गत हमारा अयोग वहा का अंकी बिंदी वाला आ जाएगा, और अघोष के अंतर्गत हमारा अयोग वहा विसर्ग वाला आ जाएगा। तो ये जो प्रकार थे वो थे हमारे घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर थे? घोषत्व के आधार पर। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों हम इसका। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे? दूसरा प्रकार। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे? दूसरा प्रकार, बाह्य प्रयत्न का। तो दोस्तों घोषत्व के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। तो दोस्तों प्राणत्व के आधार पर भी हमारे कितने प्रकार होते हैं? 2, जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। लेकिन हमने पहले अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत भी व्यंजनों को ही पढ़ा था।
बाकी हमने नहीं देखा था कि हमारे जो स्वर हैं वो अल्प प्राण में आएंगे या महाप्राण में आएंगे या हमारे अंतस्थ व्यंजन किस में आएंगे। तो उन सारी बातों को भी हम जान लेते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर पहला आ जाता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण, मैंने इसका साफ साफ मीनिंग आपको बताया था। प्राण का मतलब वायु और अल्प का मतलब थोड़ी, जिनका उच्चारण करने में मुख से थोड़ी वायु बाहर निकले। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अल्प प्राण के अंतर्गत हमारा आएगा क्या क्या। तो दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे सभी तो स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हमारे सभी स्वर। और क्या आ जाएगा हमारा? प्रत्येक व्यंजन, सॉरी, प्रत्येक वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, जिसे हमने 135 से पढ़ा था, जिसे हमने 135 से पढ़ा था। तो सभी स्वर आ गए हमारे इसमें। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन हो गया इसमें। और दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन भी हमारे इसी में आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, रे, ले, व। ये तो रट गए होंगे अब आपको, य, रे, ले, व। और दोस्तों, इसमें आ गया हमारा सभी स्वर आ गए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन हो गए य, रे, ले, व। और इसमें भी हमारा अनुस्वार का क्या आएगा? अनुस्वार का इसमें हमारा अंकी बिंदी वाला आ जाएगा। अंकी बिंदी वाले शब्द आ जाएंगे। अब आता है हमारा महाप्राण। क्या आता है? महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकले। ये भी मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, अब अगर आप एक याद कर लेंगे, भाई अघोष और सघोष में से आपने एक याद कर लिया, तो आप दूसरा खुद से पता लगा लेंगे। इनमें से भी अगर आप एक याद कर लेंगे तो आप दूसरा खुद से पता लगा लेंगे, क्योंकि जो एक में आ जाएगा वो दूसरे में नहीं आएगा। भाई सभी स्वर हमारे अल्प प्राण में आ गए तो महाप्राण में आने का सवाल ही नहीं होता। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन हमारे अल्प प्राण में आ गए, तो भाई यहाँ कौन से आ जाएंगे हमारे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन, दूसरा व चौथा व्यंजन, दूसरा व चौथा व्यंजन। अब अंतस्थ आ गया हमारा, तो अंतस्थ इसमें आने का मतलब ही नहीं है। ऊष्म हमारा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? श, पेचरा से, और हमारा क्या आ जाएगा? है। और दोस्तों, अयोग वहा का हमारा क्या आ जाएगा? विसर्ग वाला। अयोग वहा हमारा कौन सा आएगा महाप्राण में? विसर्ग वाला। अयोग वहा कौन सा आएगा? विसर्ग वाला। तो दोस्तों, आज हमने वर्णों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर डिटेल में जाना, बहुत अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।